नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का तक्षशिला यूके में। 2 दिन से क्लास नहीं आई। मैंने तो आपको बहुत मिस किया, आपने मुझे मिस किया तो पता नहीं मुझे। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अब इतिहास की क्लासेस अलग आएंगी और भारतीय राज व्यवस्था की कक्षाएं अलग रूप से चलेंगी। तो आज भारतीय राज व्यवस्था को ही आगे लेकर के चलेंगे, जिसमें संविधान सभा के गठन की लेकर के चर्चाएं होंगी। यानी कि अब संविधान सभा किस तरीके से बनी, उसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन्हें यहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक है, उसे थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा देखिए, मैं देखता था कि कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों के बीच विवाद की स्थिति, यानी कि वो शायद हो सकता है केवल बातों तक ही सीमित हो, लेकिन क्या विवाद पैदा करते रहते हो यार आप लोग। पढ़ाई करिए, बुक लिस्ट यूकेपीएससी की हो या यूपीएससी की हो। आपने कहा कि सर बुक लिस्ट थोड़ा सा बता दें, तो मैंने बता दिया। बाकी मानना ना मानना तो आपकी मर्जी है। आपको लगता है नहीं हमारा काम तो किसी वन लाइनर से हो जाएगा, तो आप उससे कर लीजिए, क्या बात हो गई, है ना। आराम से पढ़ाई करिए, कोई लोड नहीं लेना अपने ऊपर। आप लोग लोड लोगे तो शायद फिर इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए लोड मत लीजिए। बाकी चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की बहुत बढ़िया क्लास रहेगी और महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए, जो आधार होता है किसी भी चीज़ का, फाउंडेशन, अगर आपका फाउंडेशन बेहतर हो जाए तो फिर आपको उस इमारत को बनाने में ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए फाउंडेशन पर ध्यान दीजिए। एक एक क्लास को आराम से तसल्ली से समझिए। ठीक है, और बेटर एक्सपीरियंस के लिए आपको लगता है कि समय ज़्यादा है तो 1.5 गुना कर लीजिएगा, स्पीड बढ़ा के देखिए आराम से। ठीक है, लेकिन आराम से समझेंगे, जल्दबाजी नहीं है। देखिए, संविधान सभा के गठन को लेकर के बात हो रही है। ये क्लासेस देखिए आपके लिए आरओ के लिए, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, यूके ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यूकेपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। सब में लाभ करेगी आपको। ठीक, देखो कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी कहाँ से शुरू होती है? देखिए, ऐसे तो संविधान अपने आप में कमाल की चीज़ है। संविधान अपने आप में सेट्स ऑफ रूल, चर्चा करेंगे संविधान को लेकर के। अभी थोड़ा सा यहाँ पर विषय वस्तु को बढ़ाते हैं आगे। देखिए 1922 ये एक साल है जहाँ महात्मा गांधी जी एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या महात्मा गांधी जी कहते हैं, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यानी कि जो भी भारत के अंदर संविधान बनेगा उसमें मुख्यतः जो बिंदु होंगे वो भारतीय लोग सामने रखेंगे। ये बात गांधी जी ने कही थी 1922 में। इसके बाद धीरे धीरे समय आगे गुजरा। आपने देखा विधि आयोग बना 1919 में, जिसके चलते हुए फिर 1927 में साइमन कमीशन आया, उसने अपनी रिपोर्ट दी। नेहरू रिपोर्ट आपने देखी, जिन्ना फॉर्मूला आपने देखा। इसके साथ साथ गोलमेज सम्मेलन हुए, श्वेत पत्र आया। इन सब के बावजूद सबका निष्कर्ष निकालने के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू करा गया। उसी दौरान क्या हो रहा था कि जब भारतीय संविधान अधिनियम बन रहा था तो यह भारतीय शासन अधिनियम की तैयारी चल रही थी। गोलमेज सम्मेलन खत्म हुए थे, एक श्वेत पत्र जारी करा गया था। उसके बाद बर्मा को आज़ाद करा गया था 1935 के अधिनियम के तहत, आपको पता होगा। उसी दौरान 1934 में, यानी कि 1934 में, एक व्यक्ति थे हमारे मानवेंद्र नाथ रॉय, जिन्हें आम भाषा में क्या बोलते हैं, एमएन रॉय। इन्होंने सबसे पहले इनके मन में विचार आया कि भारत की क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए, और यही संविधान सभा भारत के संविधान का गठन करेगी। संविधान सभा का प्रथम विचार किसके मन में आया? ये एमएन रॉय के मन में आया, यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के मन में ये विचार आया कि भारत की संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि आईएनसी, भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ने संविधान सभा की आधिकारिक मांग करी। संविधान सभा की आधिकारिक मांग की, यानी कि अब कांग्रेस ने ऑफिशियली मांग करी कि इसकी संविधान सभा की, कि संविधान सभा होनी चाहिए। कब? 1935 में। आगे बढ़े, 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए और वहाँ पर कांग्रेस को अच्छी खासी जीत दर्ज हुई, जिसके चलते हुए 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने, ध्यान से सुनना, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही या एक सूचना दी, एक घोषणा की कि संविधान सभा बनेगी, कि संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो एक, यह संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार से होगा। यानी कि वयस्क लोग क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे और उस वोटिंग से संविधान सभा बनेगी और वही संविधान सभा आगे चल कर के संविधान का निर्माण करेगी। तो ये एक तरीके की टाइमलाइन आपके सामने। 22 में गांधी जी ने कहा, 34 में सबसे पहले विचार मानवेंद्र नाथ रॉय के मन में आया, आधिकारिक मांग 35 में कांग्रेस ने करी और 38 में जवाहरलाल नेहरू की एक घोषणा आपको देखने को मिलती है। देखो, इसी के चलते हुए क्या हो जाता है कि उसके तुरंत बाद 1939 में आपने देखा कि यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में जो हमारे वायसराय थे लिन लिथगो, वो भारत को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल देते हैं, जिसके चलते हुए कांग्रेस क्या करती है? मंत्रिमंडल से इस्तीफा देती है। ठीक, इस्तीफे के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रिटेन के ऊपर ये दबाव बन रहा है कि भारत को स्वतंत्र करो, जिसमें अमेरिका ये दबाव बना रहा है कि भारत को क्या करिए? स्वतंत्र करिए। भारत की स्वतंत्र करने के दबाव को देखते हुए ब्रिटेन को ये लग रहा है कि भारत हमारे हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए ज़रूरी था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ब्रिटेन के पक्ष में रहे या यहाँ जो शासन है ब्रिटिश सरकार का, सम्राट का, उसके पक्ष में रहे। इसी के चलते हुए इनकी हर बात को मानने की कोशिश करी गई, जिसके चलते हुए 1940 में क्या लाया गया? अगस्त प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, 1940 में क्या लाया गया? अगस्त प्रस्ताव लाया गया। उसे थोड़ा सा देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आराम से नोट्स बनाइए, प्यारे से नोट्स बनाइए, बिल्कुल मज़ेदार। ठीक है, यानी कि क्या लाया गया? 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव आया। देखिए, अब मेरी बात सुनना। देखो, जब ये अगस्त प्रस्ताव है या कुछ भी है, ये सब इतिहास का पार्ट बनेंगे। आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक एक टॉपिक दिया हुआ है वहाँ पे। तो मैं अभी यहाँ संविधान यानी कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसकी चर्चा मैं आपके साथ कर लूँगा। यानी कि संविधान सभा से जुड़ा हुआ जो भी बिंदु होगा उसकी चर्चा मैं आपसे यहाँ करूँगा। बाकी इतिहास वाला पार्ट हम लोग छोड़ के चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो उस समय क्या हुआ कि जो लिन लिथगो थे, उन लिन लिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को क्या रखा गया? अगस्त प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, किसके माध्यम से? वायसराय लिन लिथगो के माध्यम से। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? लिन लिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को ये प्रस्ताव रखा। ठीक है, कोशिश क्या करी जा रही है? किसी भी तरीके से कांग्रेस को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करी जा रही है। अब यहाँ पर 2 मुख्य बिंदु हैं। पहला मुख्य बिंदु क्या कहा कि इन्होंने ये स्वीकार किया कि भारतीयों का अपना अधिकार है अपने संविधान का निर्माण करना। ठीक है, बड़ी कमाल की बात है कि भारतीयों को अधिकार है, भारतीयों को अपने संविधान निर्माण का अधिकार है। भारतीयों को अपने संविधान निर्माण का अधिकार है। ये बात क्या करी इन्होंने यहाँ सामने रखी। यानी कि अभी थोड़ा सा ध्यान से समझना,
साइमन कमीशन का विरोध केवल इसीलिए हो रहा था कि जो भी आप संवैधानिक अधिकारों का जिक्र कर रहे हैं या जो भी आप हमें संवैधानिक अधिकार देने वाले हैं वो भारतीयों को डिसाइड करने चाहिए। तब अंग्रेज सरकार नहीं मानी, ज़बरदस्ती भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू करा गया, जिसका लगातार विरोध रहा। ठीक है, ध्यान से सुनो। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई, इसलिए ब्रिटिश सरकार ये कह रही है कि भैया भारतीयों का अधिकार है अपने संविधान का निर्माण करना। ठीक बात समझ में आ रही है कि अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हमारे हाथ से निकल ना जाए, हमारे पक्ष में रहें, इसीलिए इन लोगों की सारी बात मान ली जाए। और क्या कहा गया कि हम भारत को औपनिवेशिक स्वराज देंगे, औपनिवेशिक स्वराज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ भारत के अंदर नियंत्रण आपका होगा, लेकिन आपके ऊपर नियंत्रण ब्रिटेन का होगा। आप ब्रिटेन के तहत रहते हुए काम करेंगे। ये औपनिवेशिक स्वराज का जिक्र किया गया है कहाँ पर? अगस्त प्रस्ताव के अंदर। यानी कि जिस तरीके से आप एक उपनिवेश में जीते हैं, जैसे आप स्वतंत्र हैं ये आपको लगता है, यानी कि आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उस निर्णय के पीछे किसका अधिकार है या आप किसके अधिकार क्षेत्र में रहते हैं? अपने माता पिता के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं। उनकी परमिशन लिए बिना हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते, आप भी और हम भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ, मैं भी इसी में शामिल हूँ। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? उपनिवेशी स्वराज बोलते हैं, जो आपके और मेरे पास भी है। ठीक है, ये रही यहाँ पर बात। तो अगस्त प्रस्ताव में ये बातें रखी गई। इस बात से पक्ष में नहीं बना कांग्रेस ने, इस बात से नामंजूरी दे दी, भैया हम तो ये बात नहीं मानते। और जैसे ही ये बात सामने रखी, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह और चला दिया। कहना ले बेटा हम व्यक्तिगत सत्याग्रह चला देंगे। आपने पढ़ा होगा 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। ठीक, ये बात निपटी, यहाँ मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटेन सरकार ने फिर से एक बार कोशिश करी और 1942 में एक और प्रस्ताव सामने रखा गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत लाया गया। अब क्रिप्स मिशन क्या है? देखो, उस समय ब्रिटेन के पीएम थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने एक युद्ध मंत्रिमंडल बना रखा था। क्या? युद्ध मंत्रिमंडल, यानी कि जो युद्ध की समीक्षा करता है और युद्ध पे काम कर रहा है। उसी के एक सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स। और यही स्टैफोर्ड क्रिप्स कहाँ आए? भारत आए, जिसे हमने किस नाम से जाना? क्रिप्स मिशन के नाम से जाना। स्टैफोर्ड क्रिप्स मार्च 1942 में भारत आए। ठीक है, कौन आए? स्टैफोर्ड क्रिप्स। मार्च 1942 में भारत आए। अब क्रिप्स मिशन को लाने का मेन उद्देश्य क्या है? किसी भी तरीके से कांग्रेस को अपने साथ मिलाना या यहाँ की जनता को अपने साथ रखना। इसमें क्या बातें रखी गई? बात वही रखी गई कि जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, यानी कि क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया कि जैसे ही युद्ध समाप्त होता है उसके तुरंत बाद भारतीयों को संविधान बनाने की मंजूरी मिलेगी और एक संविधान सभा का गठन करेंगे, जो निर्वाचित संविधान सभा बनेगी। यानी कि युद्ध के तुरंत बाद या युद्ध के उपरांत एक निर्वाचित संविधान सभा बनाई जाएगी। निर्वाचित संविधान सभा बनेगी, लेकिन युद्ध समाप्त हो जाने दो, उसके बाद करेंगे हम सब कुछ। एक निर्वाचित संविधान सभा बनेगी और यहाँ पर भी वही जिक्र करा गया कि भारत को उपनिवेशी राज्य का दर्जा देंगे। भारत को उपनिवेशिक या डोमिनियन बोल सकते हैं, उपनिवेशिक या उपनिवेशिक है ना, डोमेनियन स्टेट हम लोग बना देंगे। आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बना देंगे? डोमेनियन स्टेट यहाँ हम लोग बनाने की बात हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाऊँ।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1942 में क्रिप्स मिशन भी भारत में आ जाता है। देखो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि आप लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कहानी चली। और जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना, ये संविधान सभा के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहा हूँ, बाकी कोई भी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आप देखोगे 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। और इसी के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण हुआ। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान है क्या, इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। अब देखो होता क्या है कि 1945 में इंग्लैंड के अंदर चुनाव होते हैं, और उस चुनाव में एक लेबर पार्टी वहाँ पर हुआ करती है, अभी भी है। लेबर पार्टी की सरकार बनती है, यानी कि लेबर पार्टी वहाँ पर चुनाव जीतती है। और लेबर पार्टी की सरकार का मेन एजेंडा या दृष्टिकोण क्या है, उदारवादी। और इसी लेबर पार्टी के जो प्रेसिडेंट बने, या जो आप कहिए कि वहाँ पीएम बने, वो पीएम कौन बने ब्रिटेन के, वो बने क्लाइमेट एटली, है ना। और ये क्लाइमेट एटली वही सदस्य है जो साइमन कमीशन के अंदर भी था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये सदस्य आगे चल करके ब्रिटेन के पीएम बनेंगे। आज वो दिन आ गया है, क्लाइमेट एटली ब्रिटेन के पीएम बन गए, ठीक है। तो क्लाइमेट एटली ने 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन के अंदर, ठीक है, किसके, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ रॉयल, हाउस ऑफ कॉमन के अंदर एक घोषणा करी। क्या, हाउस ऑफ कॉमन के अंदर क्या कहा कि स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है, स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है, ठीक है। स्वतंत्रता क्या है, भारतीयों का अधिकार है। और इसी के चलते ही क्लाइमेट एटली ने अपनी कैबिनेट में से 3 सदस्य कहाँ भेजे, भारत भेजे, ठीक है। 3 सदस्य कहाँ भेजे, भारत भेजे। वो कौन कौन से 3 सदस्य हैं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। कितने सदस्य, क्लाइमेट एटली ने अपनी कैबिनेट में से, यानी कि अपने मंत्रिमंडल में से 3 सदस्य कहाँ भेजे, भारत भेजे। वो 3 सदस्य कौन कौन से हैं, चलिए। पहले सदस्य वही हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे सदस्य हैं पैथिक लॉरेंस, तीसरे हैं एवी अलेक्जेंडर, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये राज्य सचिव हैं, और ये नौसेना मंत्री हैं, ठीक है। ये क्या है, नौसेना मंत्री। अगर आप लोग जानते हैं कि इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में डालिए। दोबारा सुनिए, अगर आप जानते हैं कि इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, पॉज करिए वीडियो को और कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आंसर करा होगा। तो पैथिक लॉरेंस क्या थे, इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। ध्यान रखना, पैथिक लॉरेंस क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। और ये तीनों व्यक्ति कहाँ पहुँचे, 24 मार्च 1942 को भारत पहुँचे। और भारत में हम दिल्ली कह सकते हैं, ठीक है। कहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, भारत पहुँचे कैबिनेट मिशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के आने के 3 मुख्य उद्देश्य थे यहाँ पे। पहला, संविधान सभा का गठन करना, संविधान सभा का गठन। दूसरा, संविधान निर्माण करवाना,
दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था? संविधान निर्माण। और तीसरा पार्ट ये था कि जब तक संविधान नहीं बनता तब तक भारत में प्रांतीय सरकार का गठन। प्रांतीय क्या निकला था? इंटरिम, अंतरिम कहिए, प्रांतीय नहीं, अंतरिम, अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन। ये तीन मुख्य बिंदु किसके थे? कैबिनेट मिशन के अंतर थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इस कैबिनेट मिशन ने क्या प्रपोज किया, यानी कि क्या सुझाव थे इसके, या इसके आधार पर क्या क्या हुआ, वो तीन मुख्य बिंदु या दो मुख्य बिंदु हो सकते हैं। मैं अभी जरा इंक डाल लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। यानी कि संविधान सभा से संबंधित क्या दस्तावेज कैबिनेट मिशन ने रखे, और हमारे संविधान सभा के लिए या हमारे पेपर के लिए क्या महत्वपूर्ण इसमें से होता है, वो मैं जिक्र करता हूँ आपका। बात अगर क्लियर हो, समझ आ रही हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दोस्तों तक पहुँचाइए। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ। तो इस कैबिनेट मिशन प्लान के दो या तीन मुख्य बिंदु हो सकते हैं। तो इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? पहला मुख्य बिंदु, अभी तक जिक्र हो रहा था कि हम एक निर्वाचित सरकार बनाएंगे, जैसा कि क्रिप्स मिशन में कहा गया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ बात करी गई कि जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं उनके सदस्य ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से संविधान सभा का चुनाव करेंगे। ठीक है, यानी कि जो संविधान सभा का गठन होगा, ध्यान से समझिए बात को, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा अप्रत्यक्ष, यानी कि प्रांतीय विधानसभा के या प्रांतीय विधानसभाओं के अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होगा। निर्वाचन प्रणाली से होगा, ये बात यहाँ पर तय करी गई। ठीक है, ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, यानी कि अप्रत्यक्ष का मतलब आप दो तरीके से जानते हैं कि एक होता है अप्रत्यक्ष, आप आगे भी जानोगे, यानी कि जहां जनता सीधा वोट नहीं करती, आप उसे कह सकते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। यहां जनता सीधा वोट करती है, उसे आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे आपका विधायक को आप जनता सीधे वोट करते हैं, आप सीधे वोट करते हैं, तो वो प्रत्यक्ष चुनाव है। वहीं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये या राज्यसभा सांसद, ये सब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से जाते हैं। समझ जाएंगे जब वहाँ पढ़ेंगे। अभी समझिए कि यहाँ जनता सीधा वोट नहीं कर रही है। और क्या रखा गया कि सामान्यतः 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य या एक संविधान सदस्य चुना जाएगा। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होगा, एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर तय होती हुई नजर आती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़ें। दूसरी बात, जितनी भी प्रांत होंगी उनके लिए अलग संविधान, प्रांतों हेतु अलग संविधान का प्रावधान था। इसमें अलग संविधान का प्रावधान था। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत तीसरी और इम्पोर्टेंट बात क्या रखी गई थी कि यहाँ पर टोटल 389 सदस्य होंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में सीधा सीधा पूछते हैं। कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में 296 सदस्य आएंगे ब्रिटिश अधिग्रहित क्षेत्र से। ठीक है, ब्रिटिश अधिग्रहित क्षेत्रों से। बाकी बचे कितने? 93, ये आएंगे देसी रियासतों से।
और यहाँ पे भी 292 जो आएंगे वो ब्रिटिश प्रांत से आएंगे सीधे, और 4 सदस्य आएंगे जो मुख्य इनकी कमिश्नरी हैं, कमिश्नरियों से। आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो टोटल कितने सदस्य होने की चर्चा हुई यहाँ पर? 389 सदस्य होने की चर्चा हुई। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और आगे लेकर के चलता हूँ। ये तय हो गया, ये कैबिनेट मिशन प्लान के कुछ मुख्य बिंदु किसे लेकर के? संविधान सभा को लेकर के। देखिए ये सवाल सीधा पूछा जाता है, कितने पे चुनाव कैसे हुआ, ठीक है, कितने सदस्य थे, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए क्या होता है कि ये बात तय हुई कि हम चुनाव के माध्यम से यहाँ लोग रखेंगे या संविधान सभा का गठन करेंगे, तो यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। कब? जुलाई अगस्त 1946 में, यानी कि जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। लेकिन चुनाव केवल और केवल 296 सीट पर हो पाया। क्यों? क्योंकि जो देसी रियासतें थी, अब देसी रियासतें मतलब जो हमारे राजा वगैरह थे, रजवाड़े थे, उन लोगों ने मना कर दिया, और मना करना भी था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बात समझिए कि सबको पता चलने वाला है कि अगर संविधान बनेगा तो राजतंत्र खतरे में है, और कोई भी राजा ये क्यों चाहता कि भैया मेरी सियासत चली जाए। इसलिए अधिकतर राजा, अधिकतर क्या सारे राजाओं ने एकजुट होकर के क्या किया? इसका बहिष्कार कर दिया कि हम यहाँ से एक भी सदस्य भेजने वाले हैं नहीं अपने यहाँ से। तो चुनाव ही नहीं हो पाया। देखिए कि अगर एकजुटता ये अगर पहले होती 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो शायद इन सब चीज़ों की नौबत ही ना पड़ती, लेकिन तब ज़रूरत नहीं समझी। मैं आज एक पढ़ रहा था कि दुनिया कुछ इस तरीके से चल रही है कि जो व्यक्ति दुखी है तो सोचते कि चल ठीक है, हमें क्या मतलब, दुखी है तो होने दे। लेकिन अगर व्यक्ति खुश है तो दुनिया ये सोचती है कि यार ये इतना खुश क्यों है। इस विचारधारा के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये घटना देखने को मिली कि कोई भी देसी रियासत का राजा इसमें शामिल हुआ नहीं। अब जब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भाई। तो इन 296 सीटों में से 208 सीटों पर जीत दर्ज करी किसने? कांग्रेस ने। यानी 208 किसके खाते में चले गए? कांग्रेस के खाते में। 73 मुस्लिम लीग के खाते में, और 15 लोग थे स्वतंत्र, आज़ाद, इंडिपेंडेंट, ठीक है, निर्दलीय जिसे आप कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से 296 सीटों के साथ संविधान सभा का क्या हो जाता है? चुनाव होता है, और संविधान सभा बन करके क्या हो जाती है? तैयार होती है, ठीक। इस तरीके से इन सब चीज़ों को लेकर के आप कह सकते हैं कि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन होता है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ आई होगी। इसके बाद संविधान सभा की क्या क्या मीटिंग हुई, कब कब बैठकें हुई, उन बैठकों में क्या हुआ, समितियां क्या बनी, या जो भी कुछ आगे का कालक्रम है उसे आगे की क्लास में आगे बढ़ाते जाएंगे और एक एक चीज़ को सीखते जाएंगे। अच्छे से नोट्स बनाना, दिल से पढ़ा रहा हूँ, दिल से पढ़ना, पेपर में अच्छा करके आएंगे, विश्वास रखना, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।